जय भारत। मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताज़ा खबरों पर। शिवसेना प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे के हाथों हुआ शिवालय पक्ष कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। आदर्श बैंक घोटाले पर लोकसभा में गरजे एमआईएम खासदार इम्तियाज जलील। तेलंगाना में बीआरएस की कहानी हुई खत्म। कांग्रेस के रेवत रेड्डी ने ग्रहण की सीएम पद की शपथ। चार 4000 आंगनवाड़ी सेविकाओं का कलेक्टर ऑफिस पर पैदल मोर्चा। घोषणाओं से गूंज उठा परिसर। गलत पार्किंग के कारण हो रहा है ट्रैफिक जाम। खुलताबाद पुलिस ने ध्यान देने की है आवश्यकता। कलेक्टर ऑफिस पर महीना 7,500 के साथ महंगाई भत्ता और अन्य मांगों को लेकर पेंशन धारकों का धरना प्रदर्शन। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इन्होंने शिवालय इस पक्ष कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से विविध विषयों पर बातचीत की। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने क्या संदेश दिया। नुकत्याच झालेल्या 4-5 राज्यांच्या निवडणुका आहेत, त्याच्यात लागलेले निकाल आहेत। महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांची जी काही दैनावस्था आहे ती अवकाळीमुळे झालेली आहे, दुष्काळामुळे झालेली आहे, नापिकीमुळे झालेली आहे। तिथे सरकार काही लक्ष द्यायला तयार नाही, तो एक मुद्दा आहे। त्याच्यानंतर मुंबईसाठी जो अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्याच्यावरती सुद्धा मी येणार आहे। पण सुरुवात करताना ज्या राज्यांच्या निवडणुका झाल्या त्याचे निकाल लागलेत, जे जिंकलेत त्यांचं अभिनंदन मी परवाच्याच कार्यक्रमात केलेले आहे। या निमित्ताने एक प्रश्न मी उपस्थित केला होता आणि निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहिलं होतं की निवडणूक प्रचारामध्ये देवाच्या नावाने किंवा धर्माच्या नावाने आधारावरती मत मागितली तर तो गुन्हा होतो की नाही। कारण आपल्याला कल्पना आहे, मी जे पत्र निवडणूक आयोगाला लिहिलेलं आहे, आयुक्तांनी लिहिलेलं आहे, त्याच्यात स्पष्ट मी उदाहरणासह नमूद केलेले आहे की कर्नाटकाच्या निवडणुकीत माननीय पंतप्रधान बजरंगबली की जय म्हणून मतदानाचं बटन दाबा तुम्ही असं म्हटले होते। अमित शहा आपल्या देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री हे मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपला मत दिल्यानंतर आम्ही रामलल्लाचं दर्शन तुम्हाला फुकट करून देऊ असं म्हणाले होते। त्याच वेळेला मी आठवण करून दिली होती की या देशातले नव्हे जगातले एकमेव हिंदू हृदय सम्राट, गद्दार हृदय सम्राटांबद्दल माझं काही म्हणणं नाहीये, पण एकमेव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळेला आपल्या भाषणामध्ये हिंदुत्वाचा मुद्दा घेतला होता, राम मंदिराचा मुद्दा घेतला होता। त्यावेळेला मात्र त्यांच्यावरती निवडणूक आयोगाने 6 वर्ष निवडणूक लढवायला तर बंदी केली होती, ती पुरेशी नाही वाटली म्हणून मतदानाचा मूलभूत अधिकार सुद्धा काढला होता। आज त्याच्यामध्ये काही बदल झाला आहे का असं पत्र मी त्यांना विचारलं होतं। पत्रात अजून त्यांचं काही उत्तर आलेलं नाही। उत्तर आलेलं नाही याचा अर्थ मी असं मानू का हा आज आपल्या माध्यमातून त्यांना प्रश्न विचारतोय की होय, देवाच्या नावाने धर्माच्या नावाने मत मागायला काही आमची हरकत नाही, आणि ती जर हरकत नाही असं तुमचं उत्तर थोड्या दिवसात आलं नाही तर आम्ही तुमची मान्यता गृहीत धरून येत्या सर्व निवडणुकांमध्ये जय भवानी जय शिवाजी, हर हर महादेव, गणपती बाप्पा मोरया आणि मग जे काय आमचे धर्माचे हिंदुत्वाचे प्रश्न असतील ते उघडपणाने मांडू। त्यावेळेला मात्र आपण कारवाई करता कामा नये, कारवाई आपल्याला करता येणार नाही, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे। दुसरा, शेतकऱ्यांची अवस्था फार वाईट आहे। सरकार आपल्या दारी म्हणून जो काही बोगसपणा चाललेला होता तो आता बंद पडलेला आहे, कारण कोणी त्यांना दारात पण उभं करायला येत नाहीये। एक 4-5 दिवसापूर्वी मी अचानक काही माध्यमांशी बोललो होतो, ते एवढ्यासाठी की हिंगोलीमधले काही शेतकरी मातोश्रीवरती आले होते आणि फार भयानक परिस्थिती आहे त्यांची। कोणी त्यांना विचारत नाही, पीक विम्याचे पैसे मिळत नाहीयेत। पीक विमा घोटाळा हा तर एक वेगळा विषय आहे, त्याच्यावरती सविस्तर मी कधीतरी बोलेनच। मात्र ज्या वेळेला महाविकास आघाडीचं सरकार आलं होतं
आणि एकमेव अधिवेशन जे नागपूरला झालं होतं त्या जवळपास पहिल्याच पूर्ण अधिवेशन तेच पहिलं झालं होतं आणि एकच झालं होतं तेव्हा नागपूरचं. त्याच अधिवेशनात मी मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं 2 लाखापर्यंत पीक कर्ज माफ केलं होतं, त्यांना कर्जमुक्त केलं होतं आणि ते केलं होतं. त्यानंतर मात्र ज्या ज्या नैसर्गिक आपत्त्या आल्या त्याही वेळेला आम्ही मदत केली होती, अगदी NDRF SDRFच्या निकषा पलीकडे जाऊन मदत केली होती. म्हणून शेतकरी हा त्या संकटात सुद्धा तग धरून होता. एवढंच नव्हे तर कोरोना काळच्या संकटात आपली अर्थव्यवस्था जी तारली होती ती या शेतकऱ्यांनी तारून धरली होती. मैंने जैसे कहा कि सारी बातें सिर्फ अदानी के लिए की जा रही है ऐसे लग रहा है. TDR की बात तो मैंने की कि TDR की एक बैंक बनाने जाने वाले हैं जिसका अधिकार सरकार के पास होना चाहिए और TDR अगर इस्तेमाल करना है तो पहले वहाँ के जो जितने धाराविकर हैं उनको वहीं पे पहले घर देना ही चाहिए और वो भी 300 फुट वगैरह नहीं, जैसे 400 फुट हो या 500 वो तो देना ही चाहिए. साथ ही साथ मेरे पुलिस कर्मचारी है, गिरणी कामगार है, सफाई मजदूर है, सबको घर दे दो. वहाँ गवर्नमेंट के कर्मचारी है. और उसके बाद जो आर्थिक केंद्र मुंबई में होने वाला था वो गुजरात में लेके गए, वैसा दूसरा आर्थिक केंद्र मुझे धारावी में चाहिए. मुंबई कोई किसी की बर्तन मांजने वाली कोई कंपनी नहीं है. मुंबई देश को संभालती है. आज तक जितना रेवेन्यू सेंटर में जाता है माना जाता है 35 से ज़्यादा % अकेली मुंबई देती है. तो इसलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी कहते हैं. तो वो शायद कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि अरे मुंबई क्यों, हमारा गांव होना चाहिए. करो ना, अपना गांव का विकास करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई को खत्म करो. हम नहीं होने देंगे. आज तक इसका कोई उत्तर आया नहीं. शायद 20-25 दिन तो हुए. चुनाव के पहले मैंने लिखा था और थोड़े दिन मैं इंतजार करूंगा, एक बार शायद और पत्र लिख लूंगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि अब मैं भी आगे आने वाले चुनाव में जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया, हिंदुत्व का प्रचार कर अगर वोट मांगू तो वो अपराध नहीं होगा. मैंने उस वक्त कहा था, मराठी में बोल रहा कि सरकार चालवायला नालायक है. दूसरा शब्द क्या है मुझे बताओ. नहीं, लाडली बहना ठीक है, पर लाडली बहनाला हा जो प्रश्न होता कि गए साल मुंबई में ज्यादा से ज्यादा मुंबई नंबर 2 पर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं. तो लाडली बहना ये जो बात है मध्य प्रदेश में शायद उसका उपयोग या ये हुआ होगा, मणिपुर में क्यों नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है. क्या उनकी सब बहिणा होती है. हो, पण म्हणूनच माझं काय म्हणणं आहे की लाडली बहिणा जर मध्य प्रदेशमध्ये यशस्वी झाले असेल तर मुंबईमध्ये आता आपण प्रश्न विचारला, महिलांच्या अत्याचारात मुंबई नंबर 2 हे लज्जास्पद आहे. का इकडे इथल्या महिला बहिणी नाही आहेत आपल्या, मणिपूर मधल्या भगिनी आपल्या भगिनी नाही आहेत महिला. म्हणून माझं मत असं आहे की एकदा याचा विषय संपवून टाका. कारण ज्या वेळेला काँग्रेस जिंकत होते तेव्हा इथलेच हे जे आता मध्ये ज्यांचे काही चित्रफिती आपल्या माध्यमातून आल्या होत्या तेच EVMच्या विरोधात लढत होते. त्यांनीच आम्हाला एक प्रेझेंटेशन दिलं होतं. तर हे उघडं सत्य आहे. त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दलची शासन कथा माझं उलट मी देवेंद्रजींच्या बाजूने बोलतोय की तुमची लाट आहे हे आणि EVMचा संशय खोटा आहे, तो खोटा ठरवण्यासाठी एकदा बॅलेट पेपरवरती निवडणुका घ्या म्हणजे विषय संपून जाईल. मी माझ्या महाराष्ट्रापुरता आणि मुंबईपुरता बोलतोय. म्हणून मुंबईच्या पुन्हा एकदा सांगतो, गळ्याशी येणारा विकासक त्याला जाब विचारण्यासाठी येत्या 16 तारखेला दुपारी 3 वाजता धारावीतून मुंबई प्रेमींचा मोर्चा शिवसेनेच्या माझ्या नेतृत्वाखाली निघेल आणि तो अदानीच्या ऑफिसवरती जाईल. धन्यवाद सगळ्यांना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एमआईएम खासदार इम्तियाज जलील ने लोकसभा में औरंगाबाद शहर के आदर्श पत्र संस्था के घोटाले का मुद्दा उठाया. इस मुद्दे पर वो बहुत गंभीरता से बात करते हुए नजर आए. ये बैंक घोटाला होने के कारण इस बैंक में जितने भी लोगों के अकाउंट से जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर आसमान गिर पड़ा है, ऐसी उनकी स्थिति है. इस तरह से बड़े ही बारीकी से उन्होंने इस मुद्दे पर लोकसभा में आम आदमी के दर्द को बयां किया. अध्यक्ष महोदय, हर रोज लाखों डिपॉजिटर्स का करोड़ों रुपया कैसा लूटा जा रहा है, इसका उदाहरण मैं महाराष्ट्र के कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने मिलकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए के जो लोगों के डिपॉजिट्स थे उसको लेकर फरार हो गए. आदर्श नागरी पत्र संस्था 62,000 डिपॉजिटर्स है. रुक्मणी, यशस्विनी, न्यानोबा
80% डिपॉजिटर्स जो है वो एक्स आर्मी मैन है, जिन्होंने अपना पैसा इसके अंदर लगाया कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। देवलाई महिला, मलकापुर अर्बन, अमरावती की अनुग्रह, मुंबई की नागरी पथ संस्था, ऐसे कुल मिलाकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए। अध्यक्ष महोदय, ना तो आरबीआई का इनके ऊपर कोई कंट्रोल है, ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। अध्यक्ष महोदय, आदर्श नागरी पथ संस्था औरंगाबाद के मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर आती है, 62,000 डिपॉजिटर्स है। जिंदगी भर की कुछ ऐसी महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी भर की कमाई 2 लाख रुपए है। वो 2 लाख रुपए उसने सिर्फ इस वजह से वहां पर उस संस्था के अंदर लगाई कि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाता है। ये लालच दिखाकर लोगों का पीएफ का पैसा लिया जाता है। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसका रिटायरमेंट का पैसा लिया जाता है, और ये पैसा लेकर ये इनिशियली तो पैसा दे देते हैं उन्हें, लेकिन बाद में ये फरार हो जाते हैं। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आरबीआई ने फौरन इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर इंटरवीन करना चाहिए और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को सख्त ताकीद करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर इनका पैसा वापस मिलना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। औरंगाबाद शहर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के प्रचार के लिए माथाड़ी कामगार संगठन के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हमद चौस को चुना गया था। उम्मीदों के मुताबिक हमद चौस इनका कार्य उन्होंने और उनके अन्य कार्यकर्ताओं ने पूरी जिम्मेदारी से निभाया। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लोगों ने जो है विकास को वोट दिया, और हमने जो नारा लेकर चले थे कांग्रेस पार्टी ने कि जो गारंटी लेकर आए थे 5 गारंटी, तो लोगों ने उसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया, और ज़्यादा धर्म के नाम को छोड़कर उन्होंने विकास को वोट दिया है तेलंगाना में। नहीं, एमआईएम का गढ़, कोई एमआईएम की वहाँ कोई हुकूमत थोड़ी थी, उनका कोई सीएम कभी बना क्या? वहाँ पे सिर्फ उनके 5-6 सीट आते हैं ओल्ड सिटी में, वो उतने बस वो हमेशा आते रहते। अभी भी वो 7 सीट आए वहाँ पर, लेकिन पूरे तेलंगाना में जिस तरीके से जो इलेक्शन कैंपेनिंग हुआ, तो हमारे सामने दूसरी पार्टियाँ थी, बीआरएस थी, बीजेपी थी, हमारा मुकाबला उन लोगों से था। नहीं, जादू की छड़ी नहीं चली। वहाँ पर लोगों ने देखे कि देश में अगर कोई विकास कर सकता है तो वो कांग्रेस, लोगों देश को कोई आगे ले जा सकता है तो वो कांग्रेस। देश के कांग्रेस के 3-3 लोग शहीद हुए देश की सेवा करते हुए, तो लोगों को ये समझ में आ गया। और वहाँ की सेकुलर आवाम, वहाँ की सेकुलर है, उन्होंने ज़्यादा धर्म, मस्जिद, मंदिर, शहरों के नाम की राजनीति नहीं की। उन्होंने वहाँ देखा कि विकास कांग्रेस कर सकती है, इसके लिए वो कांग्रेस के साथ गए। मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि ज़्यादा धर्म, मस्जिद, मंदिर, शहरों के नाम, ये राजनीति को बाजू रखकर डेवलपमेंट, शहर, देश में अमन, शांति, तरक्की अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और नौजवानों ने ज़्यादातर ऐसी ही सेकुलर पार्टियों के साथ जाना चाहिए, जो अपने देश को आगे ले जा सकते, जो अपने स्टेट को आगे ले जा सकते, जो अपने शहर को आगे ले जा सकते, जो नौजवानों को रोज़गार दे सकते, जो महिलाओं की सुरक्षा कर सकता, जो किसानों की सेवा कर सकते, किसानों को जो है तो कर्जा माफ़ी दे सकते, रोज़गार दे सकते। ये हमारा फोकस इसके ऊपर है। हमारा फोकस हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद नहीं है। हमने देखो कर्नाटक में जो वादा करा था, वो हमारी सरकार बनती हमने उसको पूरा किया। अब यहाँ पे भी रेवंत रेड्डी साहब ने शपथ लिए, हमारी सरकार बनी, अब तुमको 2-4 दिन में जो है तो हमने जो गारंटी दिए थे वो उसके ऊपर काम शुरू हो जाएंगे। हमने बहुत सारे वहाँ पे गैस के बारे में जो है तो महिलाओं के लिए दिए, हमने बुजुर्गों के लिए दिए। ऐसी 5 गारंटी जो है हमने जो है लोगों की सहूलत के लिए दिए है, जाके आम लोगों का भला हो सके, गरीबी दूर हो सके और महंगाई को कंट्रोल कर सके। इसका फ़ायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि लोकसभा के जो इलेक्शन आने वाले हैं, तो जहाँ विकास हो रहा, जहाँ लोगों का डेवलपमेंट हो रहा, जो शहर की तरक्की हो रही, जो स्टेट की तरक्की हो रही, लोग उसी के साथ जाना चाहेंगे। महाराष्ट्र में ऑलरेडी लोगों के समझ में आ गया है, और महाराष्ट्र की आवाम अभी सतर्क हो गई है, क्योंकि किसको लाना है और कौन विकास कर सकता, ये महाराष्ट्र के लोगों ने तय करके रख लिया है। जैसे इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, जैसा कर्नाटक में हुआ, उससे अच्छा महाराष्ट्र में हम प्रदर्शन करने वाले हैं कांग्रेस की तरफ। मैं नौजवानों से सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि अपने देश के बारे में सोचिए, अपने स्टेट के बारे में सोचिए, अपने शहर के बारे में सोचिए,
अमन रहे, शांति रहे, सुकून रहे, तरक्की हो, महिलाओं को सिक्योरिटी मिले, रोज़गार मिले, किसानों को जो है उनका हक मिले, यही कहूँगा। और ज़्यादा धर्म, मंदिर, मस्जिद, शहरों के नाम की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तरक्की चाहते हैं तो सिर्फ एक कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है जो देश को, राज्य को और अपने शहर को तरक्की दे सकती है, नौजवानों को तरक्की दे सकती है, रोजगार दे सकती है। मेरा नाम है अहमद चौश, मैं माथाड़ी कामगार महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ और माइनॉरिटी का मराठवाड़े का अध्यक्ष हूँ। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश तो जुड़िए यूसीएन ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से, पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ। तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। यूसीएन ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन आईटेक की तरफ से आज राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारा गया। जिला परिषद से कलेक्टर ऑफिस तक पैदल विराट मोर्चा इस मौके पर निकाला गया। शासकीय कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, किमान वेतन के अनुसार वेतन दिया जाए, ये उनकी प्रमुख मांगे थी। हमारी जो ये मांग हड़ताल है 4 तारीख से शुरू हुए रहे। हमको बहुत सारा काम होके भी हमारे कार्यकर्ताओं को कोई पेमेंट इतना नहीं है, उससे जितना होना चाहिए उतना नहीं है। फिर भी हम हमारा गुजारा इतने महंगाई में कैसे कर सकते हैं। इसलिए सरकार को हमारी एक ही मांग पूरी करनी चाहिए कि कम से कम हमारे बच्चों के पढ़ाई सब होने चाहिए, उसमें तो कम से कम 26,000 वेतन हमें देना चाहिए और मानधन न देके हमको वेतन देनी चाहिए। क्योंकि मेरी कार्यकर्ता 40 साल से यहाँ पे ड्यूटी करती है और 90 रुपये से आज उसको 10,500 रुपये सैलरी मिलती है और इतनी कम सैलरी में उसका गुजारा होता नहीं। इसीलिए हमने ये हड़ताल ली है। 4 दिसंबर से बेमुदत हड़ताल चालू है और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि मेरे सब बहनों की मांगे पूरी करें, पेंशन लागू करें और हमें तृतीय श्रेणी लागू करें और मददनीश का भी प्रमोशन करें और जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है उनको भी बड़े आंगनवाड़ी में उसका रूपांतर करें। यही सब मांगे हमारे हैं और सरकार को हमारी ये विनती है कि हमने बहुत कष्ट से मेहनत से ये जो हमारे आंगनवाड़ी है, हमारे आंगनवाड़ी में गरोदर माता और जो 6 साल तक जो बच्चे रहते हैं उनकी परवरिश होती है, उनका बहुत सारा ख्याल हमको रखना है। हम आपके बच्चों का, देश के जो नई पीढ़ी का सम्मान हम कर रहे हैं, तो हम कुपोषण निर्मूलन करते हैं। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हमें नाराज न करके मानधन नहीं, हमें वेतन चाहिए। पंचशिला भीमराव धनेश्वर वैजापूर प्रकल्प। मी सगळ्या अंगणवाडी कर्मचारी आयटेकच्या वतीने रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। रस्त्यावर यासाठी उतरलेलो आहोत की आम्ही नोव्हेंबरपासून आहार मागणी आणि MPRवर बहिष्कार टाकलेला आहे आणि 4 तारखेपासून आम्ही सर्व महिला संपामध्ये सहभागी झालो आहे। यात नवीन मदतनीस सुद्धा संपात सहभागी मोठ्या स्थितीने महाराष्ट्रातून उतरलेलो आहोत आणि आमची एकच मागणी आहे की आम्हाला शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा। नाही शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा दिला तर आम्हाला किमान वेतन 26,000 रुपये इतकं द्यावं आणि आमच्या मदतनीचं प्रमोशन सेविकेमध्ये करावं आणि सेविकेचं प्रमोशन मुख्य सेविकामध्ये करावं, अशी आमची रास मागणी आहे। आणि आम्हाला या महागाईच्या काळामध्ये 10,000 रुपये पगार देत आहे हा सरकार आणि आमच्याकडून एवढं काम करून घेत आहे। लसीकरणाचं काम करतोय, कुपोषणाचं काम करतोय। या महाराष्ट्रात आम्ही कुपोषणाचं प्रमाण कमी करता आमच्या अंगणवाडीच्या महिलांचं कुपोषण होत आहे, हे सरकारच्या लक्षात येत नाहीये। हे सरकार जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आमचं पगार
वाढवत नाही. आमचं या सरकारनं आमच्यासाठी काहीही केलेलं नाही आहे. असा आम्ही तीव्र निषेध या सरकारचा करत आहोत आणि यापुढे जर सरकारने आमची मागण्या मान्य केले नाही तरी आम्ही महाराष्ट्रातून पूर्ण महिला रस्त्यावर उतरून अजून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देत आहोत. माया भिवसाने, औरंगाबाद, आयटक. नमस्कार, माझं नाव कुशीवर्ता दाजीबा काळे, फुलंब्री तालुका ओढत बाजारपेठमधून आहे. आज आम्ही इथं मोर्चा आयटकच्या माध्यमातून इथं मोर्चा काढलेला आयटक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आणि आमच्या मागण्या आहेत की आम्हाला किमान वेतन द्या, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या आणि पेन्शन द्या. कारण आम्हाला खूप कामं असतात, पिंड ते ब्रह्मांडाचे कामं आम्ही करतो आणि आजच्या महागाईच्या काळामध्ये म्हटलं तर या वेतन हे जे मानधन मिळतं हे खूप तुटपुंज आहे, याच्यात आमचं काहीही भागत नाही. तरी आमची सरकारला एक विनंती आहे की आम्हाला किमान वेतन आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या आणि आम्ही 4 डिसेंबरपासून बेमुदत संप असा पुकारलेला आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही. धन्यवाद. माझं नाव कुशीवर्ता दाजीबा काळे, फुलंब्री तालुका. एलोरा एरिया के स्थानिक नागरिक और यहाँ पर आने वाले पर्यटक तथा भक्तगणों को गलत पार्किंग के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना आए दिन करना पड़ता है. स्कूली विद्यार्थी, ऑफिस में और अन्य जगहों पर काम करने वाले लोगों को इस ट्रैफिक जाम के कारण रोजाना तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. इस ट्रैफिक जाम की समस्या को जल्द ही दूर करने का प्रयास खुलताबाद के पीआई इन्होंने करना चाहिए. ऐसी अपील स्थानिक नागरिक और पर्यटक भाविक इन्होंने मीडिया के माध्यम से की है. सरकार की तरफ से 900 से 1000 रुपए तक पेंशन दिया जा रहा है. इतने कम पैसों में घर का गुजारा कैसा चलेगा? इसीलिए पेंशन्स को 7000 तक पेंशन दिया जाए, महंगाई भत्ता दिया जाए, पति पत्नी को मेडिकल सुविधाएं फ्री दी जाए. इसी के साथ अन्य मांगों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में रामलीला मैदान से संसद भवन मोर्चा निकाला गया है. उस मोर्चे का समर्थन देते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शांतिपूर्वक तरीके से राष्ट्रीय संघर्ष समिति आंदोलन पर बैठे हैं. समितीच्या मार्फत जे आहे तर संपूर्ण भारताचे लोक दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर जमून रामलीला मैदान ते संसद भवनावर मोर्चा आमच्या नेत्यांचा, ज्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत सर आहे, महासचिव वीरेंद्र राजावत सर आहे आणि मुख्य सल्लागार PN पाटील आहे. 3 नेत्यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण भारतातून लोक आज तिथे जमा झाले. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नॅशनल ॲगिटेशन कमिटीचे सर्व कार्यकर्ते व सभासद आज या ठिकाणी 7500 रुपये बेसिक प्लस त्याच्यावर DA आजच्या महागाई भत्त्याप्रमाणे मिळावं. जर आम्हाला ते मिळत नाही आहे, पती पत्नीला मेडिकल सुविधा मिळावी आणि जे त्याचे सभासद नाही आहे त्यांना सभासद करून सरळ सगट 5000 रुपये पेन्शन वाढ जे सभासद नाही त्यांना देण्यात यावी, अशा या मागणीसाठी आम्ही या ठिकाणी त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी बसलेलो आहोत. देशाचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत जशा आम्हाला वरतून सूचना देतील त्या आदेशाचं आम्ही पालन करू आणि त्या हिशोबाने या आंदोलनाची दिशा पुढे ठरेल. परंतु आम्हाला या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय पंतप्रधान मोदी सर यांच्याकडून विश्वासच नाही पण खात्री आहे की यावेळेस नक्कीच आमचं काम होईल. कोणत्याही पार्टीचा सपोर्ट नाही आहे. कामगारांनी कामगारासाठी चालवलेली ही युनियन आहे आणि त्याच्यामुळं त्याच्या बळावरच हे आम्ही हे आंदोलन आम्ही करतोय. गल्ली ते दिल्ली हे आंदोलन चालू आहे. जे सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे 70 लाख लोक भारतात ज्यांना पेन्शन अल्प आहे 200 ते 500 रुपयाला 7500 रुपये बेसिक प्लस DA, पती पत्नीला मेडिकल सुविधा आणि जे सभासद नाही आहे त्यांना सभासद करून घेऊन 5000 रुपये त्यांना सरसकट पेन्शन वाढ अशा आमच्या मागण्या आहेत. त्या सरकारनं आमच्या पदरात पाडावे यांना एवढीच त्यांना विनंती आहे. कारण हेमा मालिनी जे मथुरेच्या खासदार आहे त्यांच्या मार्फत 4 मार्च 2020 आणि 5 ऑगस्ट 2021 अशा 2 वेळेस आम्ही मोदी सरांना भेटलो. आम्हाला 5 मिनिटाची वेळ दिली होती, परंतु 27 मिनिटं चर्चा केल्यावर त्याच्यावर 1 रुपया तरी मी वाढवून देईल असे मोदी साहेबांचे शब्द आहे. त्यांनी त्या शब्दाला जागावं एवढीच त्यांना सर्व ज्येष्ठ पेन्शनर बांधवातर्फे विनंती आहे. माझं नाव हारून भाई पठाण, जिल्हा निवेदक APS 95 छत्रपति संभाजीनगर. और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV नेटवर्क.